हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आज हम देखने वाले हैं बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 या बिहार बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशंस। वहीं पे बात करेंगे कि बिहार पुलिस एग्जामिनेशंस के भी नोटिफिकेशंस जो है वह उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, ग्रुप डी के भी एग्जामिनेशंस आपके नज़दीक आने वाले हैं और कभी भी बीएसएससी एग्जामिनेशंस जो बिहार एसएससी का एग्जामिनेशंस है उसके भी डेट की घोषणा कभी भी अचानक से कर जा सकती है। ऐसे में दोस्तों, सभी इन एग्जामों के लिए जो जीके जीएस है वह जीके जीएस का सेशंस जो जीके के प्रश्न होते हैं सभी एग्जाम्सों में थोड़ा सा इसको लेवल अप डाउन करके और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस चैनल को आप बिहार बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले, बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले, या यूँ कहें कि अगर आप रेलवे का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें उसी लेवल के क्वेश्चनों को सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए सेट किया गया है। जैसे कि आप पहला प्रश्न भी देख रहे होंगे, आप अंदाजा लगा चुके होंगे। तो आप यदि चैनल पर नए हैं और इन एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में प्रतिदिन 8 बजे जुड़िए। पहला प्रश्न होगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है लंदन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? ऑप्शंस आपके सामने है, द बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। दोस्तों, अगर ये दो ऑप्शनों को यहाँ से हटा दें तो कुल मिलाकर के आपको जो अन्य एग्जाम्स हैं उस एग्जाम्स के लिए ये प्रश्न बन जाते हैं। तो यह एक कठोरतम क्वेश्चन होगा और या ऑप्शंस के माध्यम से। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में किया गया था। उम्मीद करते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चंस आपके दिमाग में बिल्कुल सटीक तरीके से बैठ गया होगा। दोस्तों, इस प्रश्न को कई बार जो है रेलवे के एग्जामिनेशंस में पूछा गया है और बात करें कि बिहार पुलिस के एग्जामिनेशंस में भी इसको थोड़ा सा हल्का मोड पर यानी कि 4 ऑप्शंस करके भी यह क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक या ग्रंथ को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक या ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? मनुस्मृति, भगवत गीता, अभिज्ञान शकुंतलम, या यूं कहें कि उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। दिए गए ऑप्शन के अनुसार कि सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक या ग्रंथ की अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो अभिज्ञान शकुंतलम। दोस्तों, अभिज्ञान शकुंतलम एक प्रकार का नाटक है जो कि महाकवि कालिदास के द्वारा रचना किया गया था। उम्मीद करते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपको सटीकता से समझ में आ गया होगा कि सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक या ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया? अभिज्ञान शकुंतलम प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं आज के अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। यदि चैनल पर नए हैं या आप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं तो हमसे पहले आंसर इसका करते चलिए। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। बिहार पुलिस एग्जामिनेशन के लिए जल्द ही बैच आपके लिए स्टार्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि भारी संख्या में एक बार फिर से जो है बिहार पुलिस का एग्जामिनेशंस का नया जो है आपके पास वैकेंसी उपलब्ध करा दिया गया है। लगभग 20,000 के करीब इसमें कैंडिडेट्स सफल होंगे। देखना यह है, इसके नोटिफिकेशंस भी जारी कर दिए गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लगातार आप हमारे सेशन के साथ जुड़े रहिएगा। ग्रुप डी के एग्जामिनेशंस की भी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ग्रुप डी के एग्जामिनेशंस की भी तैयारियां आप लोग कर रहे हैं और इसमें उसका फॉर्म जो है लगभग फिलअप हो चुका है। तो एग्जामिनेशंस की बारी है, तो बैठिए नहीं, लगातार पढ़ते रहिए। भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किस विद्वान ने तैयार किया था? भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किस विद्वान ने तैयार किया था? ऑप्शन आपके सामने है, मैक्स मुलर, विसेंट आर्थर स्मिथ, राजेंद्र लाल मित्र। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो दिए गए प्रश्न है कि भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किस विद्वान ने तैयार किया था? दिए गए ऑप्शन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास तैयार किया गया था। उम्मीद करते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आपके दिमाग में बैठ गया होगा। लीजिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रश्न है कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई?
ज्योतिबा फूले, महादेव गोविंद रानडे, भीमराव अंबेडकर। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो प्रश्न आपके सामने है कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? दिए गए ऑप्शंस का सही आंसर होगा चौथे का ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना करने वाले व्यक्ति जो हैं भीमराव, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आइए बढ़ते चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। इसका अगर आंसर जानते हैं तो प्लीज आंसर कमेंट करते चलिएगा। रहनुमाई मजद यासन सभा का संबंध किस धर्म में सुधार से संबंधित है? रहनुमाई मजद यासन सभा का संबंध किस धर्म के सुधार से संबंधित है? ऑप्शन है यहूदी धर्म, पारसी धर्म, सिख धर्म। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। दिया गया ऑप्शन है, एक बार फिर से प्रश्न देख लेंगे। रहनुमाई मजद यासन सभा का संबंध किस धर्म में सुधार से संबंधित है? यहूदी, पारसी, सिख या उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। उम्मीद करेंगे कि 5वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारसी धर्म में सुधार से संबंधित रहने वाला रहनुमाई मजद यासन सभा संबंध है। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर प्रश्न, बड़ा ही शानदार है। प्रश्न देखिए कि महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी उपनाम से भी जाना जाता है? प्रश्न बड़ा ही शानदार है। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी उपनाम से भी जाना जाता है? ज्योतिबा फूले, गोपाल हरि देशमुख, दादा भाई नौरोजी। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। एक बार फिर से, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता है? 6ठे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल हरि देशमुख। याद रखेंगे तो महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को जो है लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? प्रश्न है कि यंग बंगाल आंदोलन को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन है? 7वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन है टी.एन. नायर, ज्योतिबा फूले, हेनरी विवियन डेरेजियो। याद रखेंगे उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ करने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से जो है 7वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हेनरी विवियन डेरेजियो जो है यंग बंगाल आंदोलन को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैलचित्र मिले हैं? वह कौन सा स्थल है जहां से प्रागैतिहासिक गुफा शैलचित्र प्राप्त किए गए हैं? एक बार फिर से देख लीजिएगा, किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैलचित्र प्राप्त किए हैं? बागौर, मेहरगढ़, भीमबेडका। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए, वह कौन सा स्थल है जहां से प्रागैतिहासिक गुफा शैलचित्र प्राप्त किए गए हैं? 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेडका से जो है प्रागैतिहासिक गुफा शैलचित्र प्राप्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप सभी का स्वागत है हमारे इस लाइव सेशंस में। प्रतिदिन आप हमारे साथ 8 बजे अवश्य शाम को जुड़े और अपने जीके जीएस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ कहां मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। दिए गए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सबसे पहले साहित्यिक संदर्भ जो है वह यजुर्वेद से प्राप्त होती है। 9वें का ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें लौह से संबंधित जो है साहित्यिक संदर्भ पढ़ने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर कि दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित है? तो दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित है? ऑप्शन है कर से संबंधित है, सिंचाई से संबंधित है, आवास से संबंधित है। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। एक बार प्रश्न को फिर से देख लीजिए, दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित है? 10वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि दिल्ली सल्तनत में रहट जो है वह सिंचाई से संबंधित है। 10 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र को सिंडन कहकर निम्नलिखित में से किसने संबोधित किया था? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। 11 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र को सिंडन कहकर निम्नलिखित में से किसने संबोधित किया था?
चीन के लोगों ने, ब्रिटेन के लोगों ने, यूनान के लोगों ने। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। दिए गए प्रश्न 11 का सही आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता को सिंडन कहकर जिसने पुकारा उनका नाम यूनान के लोग था। यूनान के लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को सिंडन कहा था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति निम्नलिखित में से कौन है। प्रश्न बड़ा ही शानदार है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। टोडा, गोंड, भील। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो प्रश्न है कि निम्न में से वह भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। सही आंसर आप लोगों के सामने जानते होंगे कि वर्तमान जो आंकड़े हैं हमारे सामने उसके अनुसार भील जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और ये अधिक क्षेत्रों में फैली हुई भी है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया गैस बनाने के लिए हैबर विधि उत्प्रेरक में रूप के प्रयोग किया जाता है। अमोनिया गैस बनाने के लिए एक विधि होती है जिसको हम हैबर विधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन को गर्म की जाती है और उसमें एक उत्प्रेरक डाली जाती है हाइड्रोजन के साथ, तो वह जाकर के अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए जो उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है, उत्प्रेरक का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देती है या ही उसको कम कर देती है। तो ऐसे में उत्प्रेरक के रूप में कौन प्रयोग करेंगे। निकेल का, लोहे के चूर्ण का, प्लेटिनियम का, या उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। दिए गए प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों कि लोहे का चूर्ण का प्रयोग जो है अमोनिया गैस बनाने के लिए हैबर विधि में उत्प्रेरक हेतु प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिक बनाता है। प्रश्न आपके सामने है कि आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिक बनाता है। सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सल्फर। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। दिया गया प्रश्न है दोस्तों कि आवर्त सारणी में वह कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक यौगिक बनाने की क्षमता रखता है। तो सही आंसर इसका कार्बन हो जाएगा और इस ऑप्शन में कार्बन कहीं नहीं दिया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कि जो है सबसे अधिक जो है यौगिक बनाने की क्षमता जो है हमारे आवर्त सारणी में वह कार्बन के पास होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है। प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य के शरीर में कुल पसलियों की संख्या कितनी होती है। 12, 10, 11। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि मनुष्य के शरीर में कुल पसलियों की संख्या 24 होती है, अर्थात 12 जोड़ियां, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिए गए हैं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का एक बार फिर से आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में कुल पसलियों की संख्या 24 होती है, अर्थात 12 जोड़े होते हैं। यहां पर संख्या पूछा गया था, न कि आपसे जोड़े पूछे गए थे। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। दिया गया प्रश्न 16 नंबर आपके सामने है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। किलो कैलोरी जो है दोस्तों, कैलोरी, किलो जूल, या उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, किलो कैलोरी जो है वह ऊष्मा के लिए प्रयोग करेंगे, कैलोरी भी जो है वह ऊष्मा के लिए प्रयोग करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर कोई ऐसा है जो ऊष्मा के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा दिए गए ऑप्शन में, वह किलो जूल। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा नाम क्या है। प्रश्न देख लीजिएगा 17 नंबर। प्रश्न 17 नंबर कहता है चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा नाम क्या है। दिए गए ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा नाम क्या है। 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे चिपको आंदोलन का जो कर्नाटक में नाम अपिको चालू वाली भी इसका नाम रखा गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बढ़िया लग रहे होंगे। अगर बढ़िया लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए लगातार मेहनत करते रहें। आइए प्रश्न देख लेते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। विदेशी प्रजातियों की जानकारी हेतु आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों के लिए विलुप्त प्राय प्रजातियों की जानकारी देने हेतु उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। प्रश्न है 18 नंबर। प्रश्न देख लीजिएगा कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। दिए गए ऑप्शन का सही आंसर है कि लुप्त प्राय प्रजातियों की जानकारी देने हेतु रेड डाटा बुक्स जो है संबंधित किया गया होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। लुप्त प्राय प्रजातियों की जानकारी देने हेतु रेड डाटा बुक जो है संबंधित होता है।
19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। प्रश्न आपके सामने बड़ा ही शानदार है कि पारिस्थितिकी तंत्र में हमारे जो एटमॉस्फेरिक जो रिलेशनशिप है उसमें वो एटमॉस्फेरिक में जो होता है वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन होगा। एटीपी, सूर्य का प्रकाश, डीएनए, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है या एक से अधिक सही है, कोई सही नहीं है। दोस्तों सबसे पहले तो आप हमें जरा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा अगर आपको मालूम है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होती है। थोड़ी सी भी अगर आप जानकारी रखते हैं तो प्लीज आप इसका फुल फॉर्म जरूर हमें कमेंट कर दीजिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है दोस्तों सूर्य होता है। सूर्य ऊर्जा का अंतिम जो है स्रोत है। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पॉलीमर नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है ऑप्शंस में जो दिया गया है वह पॉलीमर्स अर्थात यह एक बहुलक नहीं है। ऑप्शन है नाइलॉन, केप्रोलैक्टम या टेफ्लॉन। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। दिया गया प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जो है पॉलीमर नहीं है। 20वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केप्रोलैक्टम जो है दोस्तों वह एक प्रकार का पॉलीमर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन पॉलीमर नहीं है, तो कैप्रोलैक्टम जो है वह किसी भी प्रकार का जो है पॉलीमर अर्थात बहुलक नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। वायु में ध्वनि की चाल की अपेक्षाएं स्टील में ध्वनि की चाल होगी बराबर 5 गुना, 15 गुना। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। दोस्तों एक बात ध्यान देने वाली है कि सबसे अधिक जो होता है ना ध्वनि की चाल जो होती है वह ठोस में होता है और खास करके स्टील में सर्वाधिक मात्रा में ध्वनि जो है गमन करती है। सामान्य वायु से कंपेयर करके देखें अगर स्टील का, तो स्टील में जो ध्वनि की चाल होती है वायु की तुलना में 15 गुना ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही आंसर है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि ऊर्जा का संबंध वस्तु के आवेग से है, गति और स्थिति से है, संरचना बदलाव से। उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है, एक से अधिक सही, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं। दिया गया प्रश्न है कि ऊर्जा का संबंध वस्तु के किस अवस्था से है। आवेग से, तो गति में परिवर्तन और स्थिति में परिवर्तन के कारण दोस्तों ऊर्जा मुक्त होती है। यही कारण है कि ऊर्जा का संबंध हम लोग वस्तु के किस अवस्था से रखेंगे, तो गति और स्थिति में परिवर्तन की वजह से ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। प्रश्न बहुत बढ़िया है, प्रश्न देख लीजिएगा। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देते हैं। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। दिया गया प्रश्न है कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन आपको असत्य लगता है। 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देते हैं, बाईं से अगर दाईं ओर जाते हैं, यह कथन असत्य है। वरना तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है अगर बाईं से दाईं ओर जाएंगे, संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है यदि बाईं से दाईं की तरफ जाएंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न 24 नंबर, भूतपूर्व सांसदों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई। याद रखेंगे जो भी भूतपूर्व सांसद होते हैं, जो एमपीज होते हैं हमारे देश के, तो उनको पेंशन व्यवस्था कब लागू किया गया। 1974 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1978 या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक सही, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं। दोस्तों उपर्युक्त में से तो कोई एक से अधिक तो आंसर होगा नहीं इसका, तो पहले तो इसको हटा दीजिए। तो भूतपूर्व सांसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू किया गया। 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर है सन 1976 ईस्वी में भूतपूर्व सांसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था लागू किया गया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों आज का ये अंतिम प्रश्न आपके लिए होगा और उम्मीद करते होंगे कि आज का सेशन बड़ा ही अच्छा और जानदार आप सभी के लिए साबित होगा। कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न आपके सामने है कि कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाएगा। 24 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। दिए गए प्रश्न का कि कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी, 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज का ये 25 क्वेश्चंस आप सभी के लिए बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। उम्मीद करते हैं कि आप अंत तक हमारे इस चैनल को जरूर देखे होंगे। और जाते जाते अगर अभी भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जितना भारी मात्रा में आप हमें मोटिवेट करेंगे, हम उतना ही ऊर्जा के साथ आपके साथ सहयोग कर पाएंगे। शुक्रिया, जय हिंद।